नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है केएमडी क्लासेज बाई के.आर. चौधरी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, पिछली क्लास में हमने देखा कि किसी वाक्य को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाह रहे थे तो हमें कितनी चीज़ों की आवश्यकता थी। इसी क्रम में हमने सबसे पहले ये देखा कि हमें किस प्रकार से टेंस की पहचान हो कि इसमें कौन सा टेंस है। दूसरा और महत्वपूर्ण यह था कि जब टेंस की पहचान हो चुकी थी तो हम उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करें उसका भी हम मालूम कर सके। इस पर हमारी पिछली क्लास थी। लेकिन केवल टेंस की पहचान और उसकी हेल्पिंग वर्ब मालूम करने से ही काम नहीं बनता है। हम आज ये चाहते हैं कि जब हमें टेंस की पहचान हो गई है, उसकी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आ गई है, तो हम किस प्रकार से उस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, यानी कि वाक्य को लिखने का तरीका, जो तीसरी चीज थी, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। एक नए तरीके से करेंगे, अच्छे और बिल्कुल ही नवीन ढंग से, ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है वाक्यों को लिखने का तरीका। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। वाक्यों को लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही आती है कि वाक्यों को इंग्लिश में किस प्रकार से लिखा जाए। तो आज का हमारा ये टॉपिक है। जब हमें टेंस की पहचान हो गई है, जब हमें हेल्पिंग वर्ब की पहचान हो गई है कि इससे इसका इलाज होगा, तो हम वाक्यों को किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो देखिए दोस्तों, वाक्यों को लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। जनरली अगर हम वाक्यों की बात करें, कौन से वाक्यों की बात करें, जो टेंस बेस्ड वाक्य होते हैं। देखिए, टेंस बेस्ड यानी टेंस पर आधारित जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंसेज जो होते हैं, उनको कैसे लिखा जाए। तो दोस्तों, टेंस बेस्ड सेंटेंसेज टोटल जो होते हैं संख्या में 4 होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम कहेंगे कि वो जो वाक्य है वो है अफर्मेटिव। दूसरा जो है वो है नेगेटिव। तीसरा इंटेरोगेटिव। और चौथा जो होता है वो होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव। कुल मिलाकर टेंस में बनने वाले जो वाक्य होते हैं दोस्तों, वो 4 प्रकार से हम समझ सकते हैं। अफर्मेटिव, ये जो सेंटेंस है इसको हम कहते हैं सकारात्मक। दूसरा नेगेटिव, इसको हम कहते हैं नकारात्मक। तीसरा इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। और चौथा इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी जिसमें प्रश्न भी किया जाए और नोट भी हो, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो सबसे पहले जब टेंस की पहचान हो जाती है और हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने आ जाती है कि इसमें ये हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा, तो हम उसको लिखें कैसे। तो लिखने के लिए ये आवश्यक है दोस्तों कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे 4 प्रकार के वाक्यों में से जो वाक्य आया है वो है किस प्रकार का। आपका दिया गया वाक्य अफर्मेटिव है या नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है या इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। जैसा भी वाक्य होगा उसको उसी प्रकार से लिख देंगे दोस्तों। तो देखिए, अगर मान के चलिए हमारा जो दिया गया सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है। कौन सा है? अफर्मेटिव। तो हम दोस्तों, क्योंकि भाषा चाहे कोई सी भी हो, प्रत्येक भाषा में शब्दों का निश्चित क्रम होता है एक वाक्य में। तो हम इंग्लिश में देख रहे हैं कि वो निश्चित क्रम क्या है। वो निश्चित क्रम देखिए, अगर वाक्य अफर्मेटिव है अर्थात आपका वाक्य जो दिया गया है वो अगर सकारात्मक है, तो फिर आप उसको कैसे लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले कार्य करने वाला व्यक्ति अर्थात सब्जेक्ट लिखा जाएगा। इसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे।
ठीक है। इसके बाद में मेन वर्ब लिखी जाती है और फिर आपका ऑब्जेक्ट लिखा जाता है और फिर कुछ बच जाता है तो वो अदर में आता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर रहेगा ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का रहेगा। जैसा कि हमने पहले ही देखा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस वो हैं जिसमें प्रश्न नहीं किया जाए और उसमें नॉट यानी नहीं का भाव भी नहीं होना चाहिए। ऐसे वाक्य सारे के सारे अफर्मेटिव की श्रेणी में आएंगे। ठीक है। जैसे हम विद्यालय जाते हैं, बच्चे शैतानी करते हैं, ठीक है, विद्यार्थियों को प्रयत्नशील होना चाहिए, ये सारे के सारे वाक्य ऐसे हैं जिनमें ना तो प्रश्न किया गया है और ना ही नॉट आया है, तो ये अफर्मेटिव की कैटेगरी में जाएंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। कार्य करने वाले व्यक्ति को सब्जेक्ट कहते हैं, इसको हम कहेंगे कर्ता। ये आपकी इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, जो हम टेंस की पहचान करेंगे वहां से उठाएंगे। इसके बाद में मुख्य क्रिया जो आपकी मेन वर्ब होगी, ठीक है ना, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी कर्म, और फिर अगर कोई बचता है तो अदर में आएगा। ठीक है दोस्तों। तो अगर मान के चलिए आपका वाक्य जो है, अगर वो वाक्य नेगेटिव की श्रेणी में आ रहा है, मान लीजिए नकारात्मक वाक्य है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अगर हमारा वाक्य नकारात्मक है अर्थात नेगेटिव सेंटेंस है, तो आपको इतना तो मालूम है ही दोस्तों कि ये सारी की सारी चीजें आएगी। उसमें सब्जेक्ट भी आएगा, हेल्पिंग वर्ब भी आएगी और मेन वर्ब भी उसमें होगी और ऑब्जेक्ट भी उसमें होगा। ठीक है दोस्तों। लेकिन जैसा कि नेगेटिव में नॉट आ रहा है, नेगेटिव बोलते किसको है? नेगेटिव ऐसे वाक्य को बोलते हैं जिसमें प्रश्न नहीं किया गया हो लेकिन नॉट यानी नहीं का जो भाव है उसके अंदर आता हो। इसीलिए इंग्लिश में जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं दोस्तों, तो आपका नेगेटिव सेंटेंस अगर है तो नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे, ये नॉट लिखेंगे यहाँ पर। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा देखिए, वही है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, लेकिन हमने 1, 2 और तीसरे स्थान पर डाला नॉट। तो ये वाक्य आपका हो जाएगा, ये सेंटेंस आपका हो जाएगा नेगेटिव। ठीक इसी प्रकार मान के चलिए यदि दिया गया वाक्य आपका यदि नेगेटिव भी नहीं है और अफर्मेटिव भी नहीं है, मान के चलिए दिया गया वाक्य आपका जो है थर्ड नंबर अर्थात इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है दोस्तों उसको हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक किसे कहेंगे? ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न किया गया हो, ठीक है ना, ये यस का चिन्ह है, और नॉट या नहीं का भाव उसके अंदर नहीं आता हो, ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक होते हैं। जैसे क्या आप विद्यार्थी हो, ठीक है ना, क्या आप पढ़ रहे हैं, आप कहाँ पढ़ रहे हैं, किस माध्यम से आप विद्यालय तक पहुंचते हैं, इन सभी वाक्यों में हमसे कुछ न कुछ पूछा गया है लेकिन उसमें नॉट का यूज नहीं हुआ है, तो हम कहेंगे प्रश्न है लेकिन नॉट उसमें नहीं है, तो वाक्य आपका इंटेरोगेटिव है। अगर दोस्तों आपको दिया गया वाक्य जब आपका प्रश्नवाचक होता है तो देखिए कैसे उसको इंग्लिश में आप बनाएंगे। हमारा ये सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला यही आपको याद रखना है, चाहे कोई सा सेंटेंस हो, उसमें थोड़ा सा हम स्थान चेंज करेंगे और नया वाक्य बन जाएगा। क्या करेंगे हम? देखिए हमने सकारात्मक यानी अफर्मेटिव में हमने बनाया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हमने तीसरे नंबर पे नॉट डाला। अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक बनाना है, तो आपको करना क्या है? आपको देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट था, उसमें से हेल्पिंग वर्ब पहले ले आनी है और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह ले जानी है। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर होगा, देखिए क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ गई है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब की जगह आपका सब्जेक्ट चल गया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद वही क्या बच गया? मेन वर्ब और वही ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देना है क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है सब्जेक्ट से,
तो ये वाक्य आपका प्रश्नवाचक होता है। तो आप वाक्य के पीछे फुल स्टॉप न लगाकर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अगर कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया तो समझ लीजिएगा वो इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, हमने पढ़ा है आर यू रेडी, ऐसे वाक्य लिखे हुए आते हैं आर यू रेडी, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों है? इसलिए है क्योंकि यहाँ यू सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब देखिए सब्जेक्ट से पहले आई है, और जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है तो वाक्य प्रश्नवाचक हो जाता है। मुख्य जो शब्द हैं वो उन्हीं पर ध्यान देना है, और मुख्य शब्द हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपको, अगर आपको ये क्रम याद नहीं रहता है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता की सहायता की जानी चाहिए अर्थात हेल्पिंग वर्ब, ताकि वो अपना मुख्य कार्य पूरा कर सके अर्थात मेन वर्ब, और जब वो मुख्य कार्य पूरा करेगा तो कार्य ही क्या है? कर्म है, तो उसको कर्म की प्राप्ति होगी अर्थात ऑब्जेक्ट। तो क्या हुआ? कार्य करना कर्ता, उसकी सहायता की जाए हेल्पिंग वर्ब, मुख्य कार्य करेगा अगर सहायता होगी तो मेन वर्ब, और जब मुख्य कार्य उसने पूरा कर लिया है तो उसको कर्म की प्राप्ति हो गई है, क्योंकि कार्य ही कर्म है। ठीक है ना? तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाना है तीसरे स्थान पे नोट, प्रश्नवाचक बनाना है हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में, जैसे ये हमने यहाँ लिखा है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो जब कभी भी आपको हेल्पिंग वर्ब पहले दिख जाए तो आप ये समझ लेंगे कि ये इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस केवल हेल्पिंग वर्ब पहले आने से ही नहीं बनते हैं, और भी प्रकार के आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, लेकिन वो हम उनकी चर्चा बाद में करेंगे। ये बेसिक सीख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब अगर पहले आ जाए तो उसका हम इंटेरोगेटिव मानेंगे, और जिसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ गई है इसमें हम उच्चारण स्टार्ट करेंगे क्या से, चाहे हेल्पिंग वर्ब कोई से भी हो, डू हो, डज हो, इज आर एम हो, या फिर वाजवर हो, हेड हो, कुछ भी हो। जो सेंटेंस यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो हमारा उच्चारण शुरू होगा क्या से। जैसे कि हम आपके सामने एग्जांपल है आर यू रेडी, तो हमने देखा कि ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसका हिंदी अनुवाद शुरू होगा क्या से। ठीक है? और आर आता है प्रेजेंट में, तो यू यानी तुम, रेडी यानी तैयार, तो क्या तुम तैयार हो, इस प्रकार से इसका हिंदी अनुवाद होगा। लेकिन हम अभी सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से हम अफर्मेटिव से नेगेटिव, अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने देखा कि ये अफर्मेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये इंटेरोगेटिव हो गया। अब चौथा जो प्रकार है दोस्तों, चौथा प्रकार आपको पता है कि टेंस में 4 ही प्रकार के वाक्य बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक होने के साथ साथ क्या हो? वो नेगेटिव भी हो अर्थात नकारात्मक भी हो। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें प्रश्नवाचक है ये, और प्रश्नवाचक होने के साथ साथ नेगेटिव यानी नकारात्मक भी है। तो दोस्तों इसको कैसे लिखा जाएगा? यानी इसमें प्रश्न भी किया जाता है और इसमें नोट भी होता है। ठीक है ना? तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, हमें पहले ही पता है कि नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं? तीसरे नंबर पे नोट लिखते हैं। अब ये प्रश्नवाचक बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गई, सब्जेक्ट यहां आ गया, तो तीसरा स्थान आपका बचता है। देखिए 1 2 3 यहां पे, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्नवाचक है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, और ये थर्ड नंबर पे आपकी यहाँ पर नोट आ जाएगी, और फिर आगे है मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब चूंकि ये प्रश्नवाचक है साथ ही साथ नकारात्मक भी है, लेकिन केवल नकारात्मक होता है तो पीछे फुल स्टॉप आता है, प्रश्नवाचक होता है तो क्वेश्चन मार्क आता है। ये प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक भी है, तो प्रश्नवाचक होने की वजह से इसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह अर्थात क्वेश्चन मार्क आएगा दोस्तों। तो ये वाला हमारा तरीका रहेगा। अगर दिया गया वाक्य हमारा अफर्मेटिव है तो हम ऐसे लिखेंगे, अगर नेगेटिव है तो हम ऐसे लिखेंगे, इंटेरोगेटिव है तो ऐसे लिखेंगे, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो इस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों। ठीक है ना? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे से समझ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने अच्छे से देखा है कि 3 स्टेप अपने को फॉलो करने हैं। कौन से? तीन स्टेप, यानी 3 स्टेप इंग्लिश।
ये कहने का तात्पर्य 3 स्टेप इंग्लिश होती क्या है? 3 स्टेप इंग्लिश का मतलब है आपको दिया क्या है, एक सेंटेंस दिया है। कौन सा सेंटेंस दिया है आपको? आपको एक हिंदी का सेंटेंस दिया है, सपोज कीजिए हिंदी का वाक्य आपको दिया गया है। अब आपको क्या करना है? 3 स्टेप इंग्लिश का तात्पर्य नंबर 1 आप करेंगे टेंस की पहचान, सिस्टम से चलेंगे, टेंस की पहचान। नंबर 2 फिर टेंस की पहचान हो गई है मान लीजिए, तो आप उसमें से ढूंढेंगे उसका इलाज कि कौन सी बीमारी है, कौन सा इलाज है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब की पहचान कि मुझे ये वाली हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज करनी है। जब आपको टेंस पता चल गया, जब आपको हेल्पिंग वर्ब पता चल गया, तो 3 स्टेप का मतलब है तीसरा स्टेप, और तीसरा स्टेप है आपको वाक्यों के प्रकार। कौन सा प्रकार है 4 में से? आपके पास अफर्मेटिव दिया है या नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है या इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, जो भी प्रकार है वाक्यों का प्रकार वह उसे लिखने का तरीका, यह महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा हमने कर ली है कि हमारे पास जो है कितने प्रकार के वाक्य हैं। जैसे अफर्मेटिव है तो इस प्रकार से लिख देंगे, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे फिर सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है मान लीजिए, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और तीसरे स्थान पे नॉट, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से इस सांचे में, इस स्ट्रक्चर में हम वर्ड्स को लगा देंगे, तो आपका जो हिंदी वाला सेंटेंस है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए एक नए तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने सबसे पहले अफर्मेटिव जो सेंटेंस लिया, उसमें हमने अफर्मेटिव में ये कहा कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला स्ट्रक्चर होता है। दोस्तों यहां आपको बहुत अच्छे से समझना है, हमने एक तरीके से टेंस समझने का प्रयास कर लिया है, वाक्यों को लिखने की किस प्रकार से लिखें उस पर भी हमने चर्चा कर ली है। हम एक दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही नए तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको सबसे पहले इसकी चर्चा करना चाहता हूं। देखिए मेन वर्ब की, मेन वर्ब जो होती है दोस्तों, ये किसी न किसी एक्शन को बताती है, और एक्शन का अर्थ होता है कार्य, किसी न किसी कार्य को बताती है। वैसे तो ये मेन वर्ब विभिन्न प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, उसकी चर्चा जब हम करेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में करेंगे, ठीक है ना, कि ये मेन वर्ब्स होती कितनी प्रकार की है, उसका एक अलग चैप्टर में हम अलग क्लास में चर्चा करेंगे। आज जिस बात की हम चर्चा करना चाह रहे हैं मेन वर्ब में, हम केवल और केवल इसकी फॉर्म्स की चर्चा करेंगे दोस्तों, कि इसकी जो फॉर्म्स हैं वो कौन कौन सी होती है। तो देखिए दोस्तों, मेन वर्ब की जो फॉर्म्स होती है वो होती है V1, V2, V3, V4 और V5। कुल मिलाकर मेन वर्ब की जो फॉर्म्स होती है वो 5 फॉर्म्स होती है। ध्यान से समझना, एक नए तरीके से हम आज इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छे से समझना है। V1, V2, V3, V4 और V5 5 फॉर्म होती है। हम एक एग्जाम्पल अगर लेके देखें तो दोस्तों देखिए, हमने ले लिया मान लीजिए मेन वर्ब यानी एक्शन, एक्शन यानी कार्य, और मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए एक वर्ड लिया, और वो जो आप सब जानते हैं गो मीन्स जाना, ये वर्ब ले ली मैंने, क्योंकि जाना कार्य है, क्रिया है, तो ये मेन वर्ब होगी, मुख्य क्रिया होगी। वे सारे के सारे शब्द जिसमें कोई कार्य बताया गया हो, जैसे चलना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, खाना, पीना, रोना, सोना, धोना, ये सब के सब आपके मेन वर्ब्स हैं, मुख्य क्रियाएं हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है गो। अब हम जैसे कि इसकी फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो फॉर्म्स जो होती है आपकी मेन वर्ब की वो होती है V1, V2, V3, V4 और V5। तो देखिए कैसे होती है, इसको आप समझे। V1 मान के चलिए हमने लिया V1 और V2, V3, V4 और V5। ध्यान से समझे, हमने लिया गो, ये V1 है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट,
इसीलिए हमने इसको V2 कहा। क्या कहा? V2। V1 हो गई गो, V2 हो गई वेंट, V3 इसकी थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो देखिए ये तीन फॉर्म तो हम प्रत्येक वर्ब की याद करते ही करते हैं, गो, वेंट, गॉन, प्ले, प्लेड, प्लेड, ठीक है ना। ये वर्ब कितने प्रकार की होती है? रेगुलर, इरेगुलर, या फिर जैसे मान लीजिए फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ये सारी चीजें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। यहां हम केवल वर्ब फॉर्म की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हम टेंस पढ़ना चाहते हैं, वर्ब नहीं पढ़ना चाहते, ठीक है ना। इसीलिए मैं केवल फॉर्म्स की चर्चा कर रहा हूं। देखिए V1, V2, V3 हो गया, V4 भी बनता है दोस्तों। और वो कैसे बनता है? जैसे फर्स्ट फॉर्म जो आपकी गो है, इसमें ING वाली जब फॉर्म लगाते हैं तो ये हो गया गो से गोइंग, तो ये V4 होता है दोस्तों। रीड से रीडिंग, प्ले से प्लेइंग, ईट से ईटिंग, राइट से राइटिंग, ये आपकी V4 है, ठीक है दोस्तों। और V5 का तात्पर्य क्या होता है? V5 का तात्पर्य है जैसे गो बनता है उस प्रकार से गो में S या ES लगा के गोज भी बनता है, ठीक है ना। तो इसको हमने कहा है V5, ध्यान से समझिए। तो प्रत्येक वर्ब चाहे कोई सी भी हो, जैसे मैं और एग्जांपल ले लूं, मान के चलिए जैसे मान लीजिए हमने लिया प्ले लिया, ये प्ले यानी खेलना वर्ब है, तो ये V1 हो गई। V2 इसकी होगी सेकंड फॉर्म प्लेड, V3 भी इसकी क्या होगी? प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड। V4 क्या हो जाएगी? ING वाली फॉर्म, वो हो जाएगी प्लेइंग, ठीक है। और SES वाली फॉर्म V5 है, वो हो जाएगी प्लेज, ठीक है। तो दोस्तों यहां समझने वाली बात क्या है कि प्रत्येक वर्ब चाहे कोई सी भी हो, उसकी V1 से लेकर V5 तक क्या होती है? फॉर्म्स होती है। और यहां पर आपको ये समझना है कि ये जो V5 है, ये वाली V5, ये केवल और केवल जो आपका S और ES वाला मैटर है, ये किसके लिए होता है? ये होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार V1 से लेकर V5 तक आपको सिर्फ यहां यही समझना है कि वर्ब जो होती है उसके फॉर्म्स 5 फॉर्म्स होती है V1 से लेकर V5 तक, और उसको अच्छे से समझ लें आप। जैसे गो, सेकंड वेंट, थर्ड गॉन, फोर गोइंग, और फिफ्थ हो गई गोज। ठीक इसी प्रकार से प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग और प्लेज, ये V5 हो गई है। तो अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रत्येक वर्ब की 5 फॉर्म होती है। अब देखिए दोस्तों, जब प्रत्येक वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है तो हमने देखा ये मेन वर्ब की हमने फॉर्म्स देख ली कि 5 फॉर्म्स होती है। एग्जाम्पल में हमने लिख लिया, गो लिख लिया, वेंट लिख लिया, गॉन लिख लिया, 3 हो गई। चौथी ING वाली फॉर्म है गोइंग हो गया, और 5वीं SES वाली फॉर्म है गोज हो गया है। इस प्रकार से प्रत्येक, ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने गो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गो, वेंट, गॉन होता है, और गोइंग और गोज आसानी से समझ में आ जाती है, इसलिए समझाने के लिए कि 5 फॉर्म्स कौन सी होती है। अब दोस्तों देखिए, जब मेन वर्ब की ये चर्चा हो गई है तो अब मैं बात करूंगा हेल्पिंग वर्ब की। किसकी बात करूंगा? हेल्पिंग वर्ब की। तो इसका भी हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि हमारे जो टेंसेज हैं उसमें हमने एक चार्ट बनाया, चार्ट बना के हमने टेंस की पहचान की, और टेंस की पहचान में आया कि ये प्रेजेंट का सिंपल कंटिन्यूस परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस हो सकता है, या फिर पास्ट का सिंपल कंटिन्यूस परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस हो सकता है, या फिर फ्यूचर का सिंपल कंटिन्यूस परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस हो सकता है। तो तीनों टेंसों के 4-4 पार्ट थे, 12 पार्ट्स की हमने अच्छे से हेल्पिंग वर्ब पढ़ी है। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा कंपटीशन का पुट डालूं, प्रतियोगी परीक्षाओं का अगर मैं इसमें थोड़ा समाहित करूं, मान लीजिए ऐसे प्रश्न आ जाए कि आपके इंग्लिश ग्रामर के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स कितने प्रकार की होती है, उनकी संख्याएं कितनी है, ऐसा एक जनरल प्रश्न आ जाए तो शायद हम उसमें जो है थोड़ा प्रॉब्लम में डल सकते हैं कि यार हेल्पिंग वर्ब्स कितनी होती है, हम गिनने बैठेंगे और उसमें भी शायद हम मिस्टेक कर जाएंगे। तो जिस प्रकार से हमने वर्ब की फॉर्म्स की चर्चा की है, उस प्रकार से हम हेल्पिंग वर्ब को भी समझना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों कि ये जो आपका शुरू में जो सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट जब लिखा जाता है दोस्तों तो ध्यान देना,
आपका सब्जेक्ट या तो नाउन होगा, दो ही चीज हो सकती है, आपका सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या आपका सब्जेक्ट जो है प्रोनाउन होगा। अब देखिए, अगर ये नाउन है, नाउन यानी नाम होता है दोस्तों, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, भाव हो, किसी का भी। ये एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। अगर नाम आया है तो हो सकता है एक का नाम हो, एक का नाम, अब वो एक वस्तु भी हो सकती है, एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक स्थान भी हो सकता है। अब मैं यहां लिखूं, वो नाम एक से अधिक का नाम भी हो सकता है, एक से अधिक का नाम, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु। जैसे राम और श्याम आ गया, एक से अधिक का नाम आ गया। जैसे यहाँ जयपुर आ गया, एक ही नाम है। जयपुर और जोधपुर आ गया, दो नाम हो गए। तो नाम आपका सब्जेक्ट, ध्यान देना, सब्जेक्ट दो ही चीजें हो सकती है, या तो नाउन हो सकती है या प्रोनाउन हो सकती है। तो नाउन अगर है तो कंडीशन ये बनती है पहली कि वो एक व्यक्ति का, एक वस्तु का, एक स्थान का नाम भी हो सकता है दोस्तों। इसीलिए हम उसको, सब्जेक्ट को कहेंगे एक वचन कर्ता। क्या कहेंगे? एक वचन कर्ता। और एक वचन कर्ता का मतलब हो गया सिंगुलर। क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अगर एक से अधिक व्यक्तियों के नाम है तो हम इसको कहेंगे कि कर्ता हमारा कैसा है? बहुवचन है। और बहुवचन को हम बोलेंगे दोस्तों प्लूरल। क्या बोलेंगे? प्लूरल। ठीक है, तो सब्जेक्ट की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को जब हम पढ़ेंगे, इसको खोलेंगे कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती है और कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स किस किस के लिए इस्तेमाल होती है, तो उसमें हम सब्जेक्ट की चर्चा जरूर करेंगे कि ये सब्जेक्ट ऐसा है इसलिए ये वाली आएगी, ये सब्जेक्ट ऐसा है इसलिए ये वाली आएगी। तो ये तो हुई दोस्तों बात कब की? कि जब आपका सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। माना कि आपका सब्जेक्ट नाउन है, यानी किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी भाव का नाम, कुछ भी नाम अगर है, तो नाम यदि एक का है तो एक वचन अर्थात सिंगुलर, एक से अधिक का नाम है अर्थात बहुवचन, जिसको हम कहेंगे प्लूरल। ये होगा, यानी सब्जेक्ट आपका एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है, यानी सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ये तो हो गई नाउन की बात। अगर प्रोनाउन की बात करें दोस्तों, तो देखिए प्रोनाउन को अलग से समझ लेते हैं हम। जब आपके सब्जेक्ट के स्थान पर मान लीजिए नाउन नहीं आया है, अब मान के चलिए आपके सब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन आया है। क्या आया है? प्रोनाउन आया है। तो प्रोनाउन कौन, क्या होते हैं प्रोनाउन? यानी नाउन यानी संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं दोस्तों, और प्रोनाउन को हम कहते हैं सर्वनाम। मान के चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मैंने यहां लिखा, राम रीड्स ए बुक। अब मैंने कहा कि राम रीड्स ए बुक। सपोज कीजिए आई डोंट नो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन हु इज राइटिंग। मैं जानता ही नहीं हूं कि जो लिख रहा है उस व्यक्ति का नाम क्या है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई ना कोई लिख रहा है, तो मैं इसकी जगह, अब राम, मुझे पता नहीं है कि उसका नाम राम है, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा ही रीड्स ए बुक। ऊपर क्या लिखा हुआ है? राम रीड्स ए बुक। लेकिन मुझे पता नहीं है कि जो एक पुस्तक पढ़ रहा है या पढ़ता है उसका जो नाम है वो क्या है, तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि ही रीड्स ए बुक। अब मैंने राम की जगह क्या लिखा? ही लिखा दोस्तों। और राम क्या है? ये नाम है व्यक्ति का, और नाम क्या होती है? नाम होती है नाउन। तो नाउन के स्थान पर, नाम क्या होती है? नाउन होती है। तो नाउन के स्थान पर हमने जो शब्द यूज किया वो होगा प्रोनाउन। ठीक है, तो ये जो प्रोनाउन है ही, इसको आप समझिए कि ये जो प्रोनाउन है वो कौन कौन से होते हैं। देखिए यहां पर प्रोनाउन हो सकता है आई, वी, यू, दे। मैं सब्जेक्ट के स्थान की बात कर रहा हूं। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये वहां पर हो सकते हैं। कहां पर हो सकते हैं? ध्यान देना, मैंने कहा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो सब्जेक्ट जो है आपका वो या तो नाउन है या फिर प्रोनाउन है। तो नाउन है तो एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। अगर प्रोनाउन है तो क्या होगा? देखो प्रोनाउन ये हो सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रोनाउन में भी ध्यान देना,
कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो बहुवचन की श्रेणी में आते हैं और कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर की श्रेणी में आते हैं। तो आपके ये जो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन दोस्तों दो कैटेगरी में आप इनको बांट सकते हैं। देखिए, ये तो है आपके सिंगुलर और ये है आपके प्लूरल अर्थात बहुवचन। ध्यान देना दोस्तों, कितने हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से सिंगुलर कौन कौन से हैं देखिए, आई वी यू दे, यहां इनको डाल दीजिए बहुवचन में, आई वी यू दे। ठीक है दोस्तों, अब क्या बच गया आपके पास बच गया ही सी इट, ये सिंगुलर में डाल दीजिए, ही सी और इट। ही जो होता है वो व्यक्तियों में जो पुरुष होते हैं पुरुषों के लिए इस्तेमाल होता है, और एक पुरुष के लिए होगा ही, एक महिला के लिए होगा सी, जानवर या कोई निर्जीव वस्तु है तो उसके लिए होगा इट, लेकिन वो सिंगुलर है, मतलब संख्या में एक है। ठीक है, आई को बहुवचन माना गया है प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में ये सिंगुलर है। वी यानी हम, एक से ज्यादा है। हम क्या है, यू यानी तुम, हम एक व्यक्ति को भी यू बोलते हैं, एक से अधिक को भी यू बोलते हैं, इसलिए जनरली इसको हमने बहुवचन में माना है। और दे यानी वे का तात्पर्य है एक से अधिक है वो। तो ये प्रोनाउन जो होंगे आई वी यू दे, ये आपके प्लूरल होंगे, और ही सी इट जो प्रोनाउन है ये आपके सिंगुलर होंगे। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ दोस्तों कि जब हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट के रूप में वाक्य को जमाएंगे तो हमने क्या देखा कि मेन वर्ब जो होती है उसकी फॉर्म्स होती है 5 V1 से लेकर V5 तक। ठीक है, और उसके बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब की चर्चा करने से पहले ये उचित समझा कि थोड़ी सब्जेक्ट की चर्चा कर ली जाए। तो दोस्तों सब्जेक्ट जो होता है आपका वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब यहां एक चीज ये समझ में आ गई है, हमने उधर स्लाइड में देख लिया है कि आपका जो सब्जेक्ट है या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो इसमें एक चीज बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है दोस्तों, वो ये है कि आपका अगर सब्जेक्ट नाउन है तो भी और प्रोनाउन है तो भी, ये नाउन जो है ये सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है, यानी एक वचन भी हो सकती है, बहुवचन भी हो सकती है। ठीक उसी प्रकार आपका प्रोनाउन जो है वो भी सिंगुलर भी हो सकता है, ठीक है, और प्लूरल भी हो सकता है, यानी एक वचन और बहुवचन। संज्ञा के रूप में है तो भी एक वचन बहुवचन हो सकता है सब्जेक्ट, और सर्वनाम के रूप में है तो भी एक वचन बहुवचन हो सकता है। प्रोनाउन में सिंगुलर हमने पढ़ा, ही पढ़ा, सी पढ़ा, इट पढ़ा, ठीक है, और अगर बहुवचन की बात करें तो आई पढ़ा, वी पढ़ा, यू और दे, ये बहुवचन है और ये एक वचन है। नाउन की बात करें तो एक का नाम, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो स्थान हो। इसी प्रकार नाउन में एक से अधिक नाम, कौन से, एक से अधिक नाम, चाहे वो व्यक्तियों के नाम हो, चाहे वो वस्तुओं के नाम हो, चाहे वो स्थान के नाम हो। जैसे जयपुर और जोधपुर महानगर हैं तो हमने एक से अधिक के नाम लिए हैं तो वो बहुवचन है, सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है। जयपुर और जोधपुर महानगर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। ठीक है दोस्तों, अब हम जब मेन वर्ब की चर्चा कर चुके, सब्जेक्ट की चर्चा कर चुके, तो अब हम चर्चा करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है उसकी, हेल्पिंग वर्ब की। और दोस्तों जो चीज हमने सब्जेक्ट के ऊपर लागू की है कि सब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, तो ध्यान देना ऑब्जेक्ट भी आपका या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और नाउन है तो भी सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है, ऑब्जेक्ट अगर प्रोनाउन है तो भी वो सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। अब हमारे पास एक चीज बचती है, वो है हेल्पिंग वर्ब। तो इसको हम डिटेल से समझना चाह रहे हैं और इसी पर हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हम हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, लेकिन हम जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं, हमने अभी तक एक भी सेंटेंस नहीं लिया है ट्रांसलेट करने के लिए। कारण क्या है, हम इस पूरे स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं। बहुत इजी सा काम था,
हमने एक वाक्य ले लेते हैं, हम उस वाक्य में हम ये देखते हैं कौन सा टेंस है, टेंस की पहचान का चार्ट आपको बना रखा है, आपको आसानी से टेंस समझ में आ जाएगा कि इसमें ये वाला टेंस है। उसके बाद नंबर 2 पे हमने क्या लिया कि उसमें ये वाला टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी उसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाली हेल्पिंग वर्ब होगी। तो अब तीसरा जो पॉइंट था वाक्यों को लिखने का तरीका, तो 4 वाक्य हैं, चारों वाक्यों को लिखने का तरीका हम डिस्कस कर चुके हैं कि अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, नेगेटिव है तो तीसरे स्थान पर नॉट, प्रश्नवाचक है तो हेल्पिंग वर्ब पहले, प्रश्नवाचक नकारात्मक है तो हेल्पिंग वर्ब पहले, तीसरे स्थान पे नॉट। तो हम डायरेक्ट सेंटेंस भी बना सकते थे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें कुछ बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए, और वो बेसिक नॉलेज हम ये देख रहे हैं कि मेन वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, नाउन में भी एकवचन और बहुवचन, प्रोनाउन में भी एकवचन और बहुवचन, ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन होगा, नाउन है तो एकवचन बहुवचन हो सकता है, प्रोनाउन है तो भी एकवचन बहुवचन हो सकता है, जनरल चीजें हैं। अब हम पढ़ना चाह रहे हैं मेन चीज हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए दोस्तों, हमने सब्जेक्ट की चर्चा कर ली, हमने मेन वर्ब की चर्चा कर ली, हमने ऑब्जेक्ट की चर्चा कर ली, अब हम चर्चा करना चाहते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब जो समस्त प्रकार के टेंस हैं हमारे पास, उनकी हेल्पिंग वर्ब की चर्चा हमने चार्ट बना के तो की ही है। आज हम इस क्लास में दोबारा से चर्चा कर रहे हैं, अलग तरीके से चर्चा कर रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स होती क्या है और कैसे यूज होती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब जो होती है ये मेनली आपके पास अगर हम इनको ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों, ये हेल्पिंग वर्ब देखिए, एक तो होती है प्राइमरी, ध्यान से समझना, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, और एक होती है मॉडल। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना, इसका दूसरा नाम क्या है, ऑक्सिलरी, AUXILIARY, ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो हमारी क्या हो गई, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है दोस्तों, दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो होती है मॉडल ऑक्सिलरी। ध्यान से समझना इस चीज को, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब 2 प्रकार की होती है। हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, ध्यान से समझना, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। हेल्पिंग वर्ब एक होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी और प्राइमरी ऑक्सिलरी। ध्यान से देखिएगा, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है इनको अलग लिखा है, इनको अलग लिखा है, कारण क्या है इसको समझिए। प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होती है ये 2 प्रकार के फंक्शन करती है, ये हेल्पिंग वर्ब का भी फंक्शन करती है, और अगर जरूरत पड़ जाए तो ये वर्ब्स मेन वर्ब का भी फंक्शन करती है। कार्य, कितने कार्य करती है आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, 2 प्रकार के कार्य करती है, एक तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती है और एक मेन वर्ब के रूप में काम करती है, मुख्य क्रिया के रूप में है तो वो हेल्पिंग वर्ब, लेकिन वो मुख्य क्रिया के रूप में भी काम करती है, तो दोहरा कार्य करती है आपकी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं वो। इनका दूसरा नाम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम भी करती है और मेन वर्ब का काम भी करती है। ठीक इसी प्रकार मॉडल ऑक्सिलरीज जो होती है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य करती है, और वो है हेल्पिंग वर्ब का कार्य। किसका कार्य, हेल्पिंग वर्ब का कार्य, केवल एक ही कार्य करती है मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है ना, तो मॉडल ऑक्सिलरीज जो हैं इनको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हम कहेंगे कंप्लीट मॉडल, कौन सा मॉडल, कंप्लीट मॉडल, ठीक है, और एक है सेमी मॉडल, कौन से, सेमी मॉडल्स। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कंप्लीट
कंप्लीट मॉडल और सेमी मॉडल्स। तो ये कंप्लीट मॉडल्स और सेमी मॉडल्स दो प्रकार की होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी। तो यहां पर अच्छे से आप समझें कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। हम बताना ये चाह रहे हैं कि किसी भी टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हम समस्त हेल्पिंग वर्ब्स की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। तो हम किसी विशेष टेंस को नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब्स की चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, कोई सा भी प्रकार का आपका टेंस हो, कोई सा भी पार्ट हो, सिंपल हो, कंटिन्यूस हो, या फिर परफेक्ट हो, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, कोई सा ही टेंस हो, हम ये चर्चा कर रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती है और कैसे कैसे आ सकती है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब्स दो टाइप्स की हो गई हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है दो कार्य करती है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करती है और मेन वर्ब के रूप में कार्य करती है। अभी हम समझेंगे कैसे कार्य करती है दोनों के रूप में। मॉडल ऑक्सिलरीज जो है ये केवल एक ही रूप में कार्य करती है और वो रूप है केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और मॉडल ऑक्सिलरीज भी दो प्रकार की है, एक तो कंप्लीट मॉडल और एक सेमी मॉडल्स। ठीक है, तो अब आप इस चीज को देखिए कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं। देखिए ये आ गए आपके हेल्पिंग वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो हेल्पिंग वर्ब, अब इसको हम ले लेते हैं यहां पे प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, और प्राइमरी ऑक्सिलरी जो वर्ब्स हैं ये किस किस का कार्य करेगी? ये कार्य करेगी, ये फंक्शन जो करेगी, फंक्शन, ये दो प्रकार के फंक्शन करेगी, पहला और दूसरा। एक तो हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन करेगी और एक मेन वर्ब का फंक्शन करेगी। लेकिन मुख्य बात यह है दोस्तों कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन सी हैं। तो देखिए ये है बी, ठीक है, हैव और डू, तीन होती है आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। कौन कौन सी होती है? रिपीट कीजिए। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती है वो होती है बी, हैव और डू। बी, हैव और डू, तीन आपकी ऐसी वर्ब्स हैं। ये हेल्पिंग वर्ब्स का पहला पार्ट है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, ये बी, हैव और डू है। अब हमने पहले ही इस बात पर डिस्कस कर लिया है कि बी, हैव और डू ये कौन सी वर्ब्स हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ये दोहरे कार्य को अंजाम देती है, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है, मेन वर्ब का भी काम करती है। तो सबसे पहले हम समझ लें कि ये जो बी, हैव और डू है ये कैसे कैसे कार्य करती है। देखिए बी जो है दोस्तों इसकी फॉर्म होती है, देखिए अगर इसको थोड़ा हम यूं ले लें, देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स एक तो होती है बी, एक होती है ये हैव और एक होती है ये डू, तीन है। तो देखिए इसकी कौन कौन सी फॉर्म है। देखिए बी और इसमें आता है बीन, बी, बीन और ध्यान देना बी है, बीन है और एक है बीइंग, BEING, बीइंग। ठीक है, और इसके अलावा ये जो बी वर्ब है इसकी फॉर्म होती है एक इज, आर और एम। ध्यान देना ये बी का ही रूप है, इज, आर, एम, और एक होती है वाज और वर। ध्यान देना, तो ये बी जो प्राइमरी वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उसकी फॉर्म है। देखिए बी, बीन, बीइंग,
इज, आर, एम, वाज, वर, ये किसके रूप हैं सारे के सारे? बी वर्ब के रूप हैं। कौन से? बी वर्ब के। हैव जो है इसका है, देखिए इसका हैज, हैव और हैड, ये इसके रूप हैं। हैव टाइप जो वर्ब है इसके कौन कौन से रूप हैं? हैज, हैव और हैड। अब दोस्तों ये जो डू है इसका देखिए, डू एक आता है डज और एक आता है डिड। अभी जो मैंने आपको यहां पर इनके रूप बताए हैं दोस्तों, ये केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब, ये केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब है। डू, डज, डिड, ये हैज, हैव, हैड। ये बी टाइप है जो देखिए बी, बीन, बीइंग, इज, आर, एम, वाज, वर, ये बी टाइप वर्ब है। कौन सी वर्ब है? बी टाइप वर्ब। आप नोट करते रहिएगा इन चीजों को ताकि अच्छे से समझ पाओ। तो हेल्पिंग वर्ब की जब हम चर्चा करें तो हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की थी। पहला आया अपना प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती है ये तीन होती है। एक तो होती है बी, एक होती है हैव और एक होती है डू। इनके रूप कौन कौन से हैं? तो देखिए बी, बीन, बीइंग, इज, आर, एम, वाज, वर, ये किसके रूप हैं भैया? ये बी वर्ब के रूप हैं। इज, आर, एम और वाज, वर, ठीक है ना, ये बी वर्ब के रूप हैं। ठीक है। हैव वर्ब के हैं हैज, हैव, हैड। डू वर्ब के रूप हैं डू, डज, डिड। ठीक है। और ये जो प्राइमरी क्यों कहा गया है इनको? क्योंकि ये सारे के सारी जो वर्ब्स हैं बी, हैव और डू, सारे के सारे जो रूप हैं ये आपके दो प्रकार के फंक्शन करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के भी और मेन वर्ब के भी। आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए बी जो होता है इसका नेक्स्ट ले लेते हैं अपन। देखो ये आ गई बी, ठीक है। अब इसके रूप कौन कौन से हैं देखिए। हमने ये कहा कि ये दो प्रकार के फंक्शन करती है। कौन कौन सी? बी, और हमने एक ले लिया ये हैव, और ये ले लिया हमने डू। हमने क्या कहा कि दो प्रकार के फंक्शन करते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। रूप कौन कौन से आए इसके? बी के, देखिए बी के जो रूप आए हैं हमारे पास वो आए हैं, इसके रूप आए हैं हमारे पास, यहां रख लेते हैं अपन इसको। एक तो आया बी, एक आया बीन और एक आया बीइंग, ठीक है। इसके बाद में बताइए कौन सा है इसके बाद में? इसके बाद में आया इज, आर, एम, और इसके बाद में वाज और वर। तो ये जो आपकी बी टाइप वर्ब है उसके सारे रूप आ गए हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रूपों में पाई जाती है बी वर्ब। और बी का जो अर्थ है दोस्तों उसको आप समझे, बी का मतलब है होना, ठीक है। अब देखिए बी, बीन, बीइंग, इज, आर, एम, इनका अर्थ अब ये दो प्रकार के कार्य करेगी। देखना हमने कहा हेल्पिंग वर्ब का भी कार्य करती है और मेन वर्ब का भी कार्य करती है, ठीक है। तो मेन वर्ब का कार्य कैसे करती है? देखिए जिसमें खुद ही मुख्य क्रिया हो। जैसे मैंने यहां लिखा आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर। अब इसमें हमने लिख तो लिया आई एम ए डॉक्टर, इसका अर्थ क्या है? मैं एक डॉक्टर हूं। हमने क्या लिखा? हूं, मैं एक डॉक्टर हूं। इसमें वर्ब कहां है दोस्तों? मुख्य क्रिया कहां है? जैसे मैंने लिखा आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये सब्जेक्ट हो गया और ये टीच यानी पढ़ाना हो गया। ये वर्ब हो गई आपकी मेन वर्ब, पढ़ाना।
ठीक है। तो अब ये मेन वर्ब हो गई, तो ये मेन वर्ब से पहले है तो यहां ये है हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब, एम। और ये देखो ये रहा एम, ये किसका रूप है? बी का। बी, बीन, बींग, इज, आर, एम, वाज, वर। ठीक है। अब यहां देखिए, आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर अब हूं। अब ये केवल और केवल क्या बता रहा है कि मैं एक डॉक्टर हूं, हूं यानी होना। तो तात्पर्य ये है, यहां पे ये मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। जैसे मैंने यहां लिखा ही इज ए स्टूडेंट। अब मुझे बताइए इसमें मेन वर्ब कहां है जिससे कुछ कार्य का होना पता चले? चलना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, खाना, पीना नहीं है ना। तो हम देखिए इसको कहेंगे सब्जेक्ट, इसको कहेंगे सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा गया है, उसकी विशेषता यह है कि वो एक स्टूडेंट है और इनको ये दोनों जोड़ रहे हैं, ये दोनों को ये इज जोड़ रहा है। तो यहाँ ये इज जो है ये मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है और इसका अर्थ है होना। वह एक विद्यार्थी है। तो ऐसी सिचुएशन को हम जब ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ कथन कहा गया है उनको जब ये जोड़ने का काम करते हैं तो हम इनको इस मेन वर्ब टाइप की जो आती है उसको हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब्स। आई एम ए टीचर, यू आर ए स्टूडेंट, ठीक है, ही इज ए डॉक्टर, ये सारे के सारे जो आ रहे हैं ये बी के रूप है, ये इज, आर, एम। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि इज, आर, एम दो प्रकार से यूज होगा, एक तो मेन वर्ब के रूप में और एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में। देखो यहां पर इज, आर, एम के दो अर्थ निकलते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहां इज, आर, एम अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में है तो इसका अर्थ है रहा है, रही है, रहे हैं। अगर मेन वर्ब के रूप में ये है तो यहां पर इसका अर्थ होगा केवल और केवल है, होना, क्योंकि ये बी जो है इसका अर्थ होना होता है। और अगर मेन वर्ब के रूप में ये बी यूज हुआ है तो ये आएगा इज। जैसे में मेन वर्ब यानी होना, होना का मतलब है। ठीक है। अगर हम प्रत्येक टेंस की अलग अलग चर्चा करें, अलग अलग हम अगर चर्चा करें, देखो ये इज, आर, एम ले लेता हूं मैं। इज, आर, एम। अगर आपका टेंस प्रेजेंट है, अगर आपका टेंस पास्ट है तो देखिए क्या क्या परिवर्तन होगा। इज, आर, एम प्रेजेंट में तो इसका अर्थ है। लेकिन ध्यान दीजिए मैंने कहा अभी कि ये दो काम करती है। कितने काम करती है? दो काम, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इज, आर, एम, अगर आपकी इज, आर, एम जो है अगर वो हेल्पिंग वर्ब है तो क्या होगा और मेन वर्ब है तो क्या होगा? इज, आर, एम अगर हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस में तो इसका अर्थ है रहा, रही, रहे, और है साथ में आएगा क्योंकि प्रेजेंट है। ध्यान देना, प्रेजेंट है तो क्या आएगा साथ में? है। अगर पास्ट है तो साथ में क्या आएगा? था। और इसका अर्थ क्या रहेगा? वही रहा, रही, रहे। तो देखिए एग्जाम्पल से समझिए, हेल्पिंग वर्ब के रूप की बात कर रहे हैं इज, आर, एम। मैंने एग्जाम्पल लिया, ही इज राइटिंग। बताइए, अब देखो इज है, राइट लिखना मेन वर्ब है, इसका मतलब इससे पहले इज आया है तो ये मेन वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब है तो इज, आर, एम का अर्थ हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है? रहा, रही, रहे, और प्रेजेंट में है होता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा रहा, रही, रहे। तो इज, आर, एम रहा, रही, रहे। और पास्ट में जब इसका रूप लेंगे तो इसका ये तो प्रेजेंट का रूप है इज, आर, एम। और वाज, वर किसका रूप है? पास्ट का रूप है। किसका? बी का। ये बी का प्रेजेंट है और ये बी का पास्ट है। अब देखिए पास्ट की अगर बात करें तो हमने यहां एग्जांपल लिया, ही वाज प्लेइंग। ठीक है। अब देखिए, अब प्ले क्या है? देखिए मेन वर्ब है खेलना, तो प्ले से पहले वाज आया है तो वाज यहां है हेल्पिंग वर्ब। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? रहा, था, रही, थी, रहे, थे।
अगर इज आर एम हेल्पिंग वर्ब है तो अर्थ क्या होगा, रहा है, क्योंकि ये प्रेजेंट में आता है, रहा है, रही है, रहे हैं। और वाजवर आया है तो वाजवर क्या हो जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, क्योंकि ये इसका कौन सा रूप है, पास्ट है। तो दोस्तों बी का जो प्रेजेंट रूप है वो है इज आर एम, और बी का जो पास्ट रूप है वो है वाज और वर। ठीक है, तो इज आर एम जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है तब इसका अर्थ होता है रहा, रही, रहे। ठीक है, और वाजवर जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है तो इसका अर्थ होता है रहा, रही, रहे। तो चूंकि ये पास्ट में आता है तो था लगेगा, और ये इज आर एम जो है वो प्रेजेंट में आता है तो क्या लगेगा, वो रहा है, रही है लगेगा। देखिए ही वाज प्लेइंग, तो यहां पर हमने देखा प्लेइंग मेन वर्ब है और वाज यहां अब आपकी हो गई हेल्पिंग वर्ब, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। तो ही वाज प्लेइंग। अब यहां देखिए ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है, क्योंकि इज आता है प्रेजेंट में और वाज वर आता है पास्ट में। ठीक है दोस्तों, तो बी की फॉर्म समझ में आ गई होगी, बी यानी होना। अब यहां तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में देखिए मैंने वही बात है प्रेजेंट और पास्ट में, तो इज आर एम जब मेन वर्ब के रूप में आए, इसके साथ में मैं नीचे ये भी जोड़ देता हूं, इज आर एम के नीचे इज आर एम वाज और वर, ये भी तो आ रहा है ना उधर। इज आर एम वाज वर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो तो इज आर एम है तो ये प्रेजेंट के लिए है, वाज वर है तो ये पास्ट के लिए है। ठीक है, इज आर एम किसके लिए, प्रेजेंट के लिए, और वाज वर पास्ट के लिए, यहां लिख दिया है मैंने, देखो। और अर्थ क्या रहेगा, रहा, रही, रहे। इज आर एम का अर्थ ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में यही है, रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे। अगर इज आर एम है तो प्रेजेंट और वाज वर है तो पास्ट। जैसे ही इज राइटिंग, राइटिंग मेन वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, तो रहा, रही, रहे, और प्रेजेंट में है आएगा। ये पास्ट में है ही वाज प्लेइंग, और ये मेन वर्ब है तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो रहा था, रही थी, रहे थे। अगर ये मेन वर्ब के रूप में इज आर एम वाज वर आता है तो क्या होता है, देखिए मैंने यहां लिखा ये मेन वर्ब के रूप में है, तो इनका अर्थ केवल और केवल देखिए इज आर एम हेल्पिंग वर्ब के रूप में है तो इनका अर्थ होगा है और था। ध्यान देना, इज आर एम का तो है हो जाएगा, वाज वर का था हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर। अब देखिए इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये जो इज है यहां पर सेम मेन वर्ब का काम करेगी, और हम जब इज आर एम मेन वर्ब का काम करे तो हम है बोलेंगे, वाजवर जब मेन वर्ब का काम करे तो हम था बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ही इज ए टीचर, तो यहां हम बोलेंगे है, वह अध्यापक है। अब देखिए मैंने यहां लिखा ही वाज ए डॉक्टर, तो देखिए वह डॉक्टर, अब वाज आ गया, अब इसमें कोई भी क्रिया नहीं आ रही है तो ये आपकी मेन वर्ब का काम करेगी, क्योंकि मेन वर्ब के बिना वाक्य बनता नहीं है। तो वाज जब मेन वर्ब के रूप में आती है तो इसका अर्थ था होता है। कुल मिलाकर हमें समझने वाली बात क्या है, वो ये है कि देखिए बी प्रेजेंट और पास्ट, ठीक है, बी की फॉर्म है बी, बीन और बीइंग, तीन फॉर्म तो ऊपर आई गई है। फिर इसकी प्रेजेंट में फॉर्म होती है इज, आर, एम। फिर इसकी पास्ट में फॉर्म होती है वाज और वर। ये चीज हमने अब तक पढ़ी है कि बी जो है उसकी कुल टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉर्म होती है। ठीक है, और बी का जो अर्थ है वो होता है होना। अगर बी जो है प्रेजेंट में यूज हुआ है इज आर एम, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर ये है तो इसका अर्थ है रहा है, रही है। ध्यान से देखना, नोट्स बना लेना इसके, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, इज आर एम ये बी की प्रेजेंट फॉर्म है। ठीक है, और पास्ट वाली फॉर्म है इसकी वाज और वर, किसकी, बी की। ध्यान देना, तो बी की कुल टोटल 8 फॉर्म है। अगर प्रेजेंट में इज आर एम हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है तो रहा है, रही है, रहे हैं। और अगर ये मेन वर्ब के रूप में आया है कौन सा, इज आर एम, तो फिर इसका अर्थ होगा केवल है या हूं। ध्यान देना, है या हूं। अगर पास्ट में बी का पास्ट रूप है वाज और वर,
जैसा कि हमने पहले ही कह दिया है कि ये जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती है वो दो प्रकार के कार्य करती है, हेल्पिंग वर्ब का कार्य और मेन वर्ब का कार्य। तो देखिए दोस्तों, अगर वाज वर हेल्पिंग वर्ब का कार्य करेगी, क्योंकि ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, तो इजारे में हेल्पिंग वर्ब में रहा है, रही है। पास्ट वाज वर हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो ये हो जाएगा रहा था, रही थी और रहे थे। और अगर मेन वर्ब के रूप में है वाजवर, तो देखिए इजारे में अगर मेन वर्ब के रूप में तो है या हूं, और अगर वाजवर मेन वर्ब के रूप में है तो फिर ये हो जाएगा था, थे, थी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये पूरी बी वर्ब हो गई आपकी। अब इसको आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए। आज केवल बी ही वर्ब हो पाएगी, डू और हैव वर्ब का पोस्टमार्टम हम अगली क्लास में करेंगे। इसलिए अब दोबारा से देखिए, हेल्पिंग वर्ब जो होती है सबसे पहले हमने पढ़ा दो प्रकार की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरी मॉडल ऑक्सिलरी। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी तीन प्रकार की हैं, बी, डू और हैव। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है ये दो प्रकार के फंक्शन करती है, मेन वर्ब के रूप में और हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो बी जो है इसकी कुल फॉर्म कौन कौन सी है, देखिए बी, बीन, बीइंग, तीन तो ये हो गई। फिर बी की प्रेजेंट है इज, आर, एम। फिर बी की पास्ट है वाज और वर, यानी कि 3 से 4, 5, 6, 7, 8 फॉर्म होती है टोटल। बी वर्ब के टोटल कितने फॉर्म होती है, 8। अब जैसा कि ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, इसीलिए दो प्रकार के फंक्शन करती है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में और मेन वर्ब के रूप में। तो दोनों के ही अर्थ हमें मालूम होनी चाहिए। तो देखिए बी का अर्थ है होना, ठीक है ना, बी का अर्थ क्या है, होना। इसीलिए हमने कहा कि बी का अगर प्रेजेंट में है, तो अगर ये मेन वर्ब के रूप में है तो इसका अर्थ बी यानी होना होता है। तो मेन वर्ब के रूप में जब ये आती है तो हम कहते हैं होना का मतलब है या हूं, ठीक है। उस फिर हम क्या लिखेंगे उसमें, इज, आर, एम। जैसे हम कहना चाहते हैं मैं एक विद्यार्थी, मैं एक विद्यार्थी हूं, आपने ये कहा। अब देखिए आप है या हूं, अर्थात बी यानी होना, मैं क्या हूं, विद्यार्थी हूं, तो बी यानी होना। अब बी यानी होना है, अब इसमें देखिए कोई भी क्रिया नहीं है, मैं एक विद्यार्थी हूं, खाना, उठना, बैठना, चलना, अर्थात होना ही क्या है, मुख्य वर्ब है, मेन वर्ब है। तो इसमें ये जो अर्थ होगा है या हूं होगा, तो कौन सी चीज आएगी, बी का कौन सा फॉर्म आएगा, वर्तमान की बात कर रहा है, मैं एक विद्यार्थी हूं, तो इज, आर, एम यदि मेन वर्ब के रूप में है तो उसका अर्थ है या हूं है। अब देखिए मैं, आई, इसमें देखिए इज एकवचन के लिए, आर बहुवचन के लिए, एम आई के लिए, तो यहां आ जाएगा आई, और हूं यानी फिर क्या जाएगा, एम। आई एम क्या हो, एक स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा। अगर ये इज, आर, एम मेन वर्ब के रूप में नहीं हो, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो, जैसे वह है, या हम इसको आई से ही लेवे वापस, मैं पढ़ रहा हूं। अब देखिए रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं एक ही बात है, रहा है, रही है, रहे हैं, अर्थात यहां पर इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब के रूप में है तो उसका अर्थ रहा है, रही है, रहे हैं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें मेन वर्ब आपको पता चल जाएगी, मेन वर्ब है पढ़ना। क्या है, पढ़ना। तो इसीलिए हम यहां कहेंगे पढ़ना मेन वर्ब है, तो ये रहा, रही, रहे क्यों आया, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है, ये इज, आर, एम यहां मेन वर्ब के रूप में नहीं हुआ है। तो आप कैसे लिखेंगे, आई एम तो लिखेंगे ही, अब पढ़ना है तो READING रीडिंग, आई एम रीडिंग। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्योंकि कंटिन्यूस है तो ING लगेगी। तो ये बी बीन बीइंग, ठीक है, इसका प्रेजेंट रूप इज, आर, एम, पास्ट रूप वाजवर, इज, आर, एम दो प्रकार से यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। वाजवर भी दो प्रकार से होगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो ये है बी का काम। तो आज हम केवल बी के ही फॉर्म्स पढ़ेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब की चर्चा आगे निरंतर चलती रहेगी जब तक कि पूरी की पूरी हेल्पिंग वर्ब्स नहीं हो जाती है, क्योंकि डू भी है, हैव भी है, पूरा कंसेप्ट, पूरा टेंस हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। अगली वाली क्लास में इसको थोड़ा अच्छे से और हम समझेंगे, और फिर डू और हैव की बात करेंगे, मॉडल ऑक्सिलरीज की बात करेंगे, और फिर जैसे ही हमारा हेल्पिंग वर्ब का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा
उसके बाद हम सेंटेंस मेकिंग पर चर्चा करेंगे, किसी प्रकार के विभिन्न प्रकार के सेंटेंस मेकिंग बनते हैं और वो जो वर्ब की फॉर्म्स की हमने चर्चा की थी उसका क्या महत्व है ये हम अगली क्लास में समझेंगे। ओके, धन्यवाद दोस्तों।